गांव खांसोली की विवाहिता ने पति का साथ छोड़कर चुना लिव इन रिलेशनशिप का रास्ता। एसपी दफ्तर पहुंचकर मांगी सुरक्षा। चूरू के गांव खांसोली की एक विवाहिता ने अपने पति का साथ छोड़कर प्रेमी का हाथ थाम लिया। वह अब लिव इन रिलेशन में रह रही है। सुरक्षा की मांग को लेकर वह लिव इन पार्टनर के साथ एसपी दफ्तर पहुंची, जहां से कोतवाली थाना में रोमियो स्क्वाड टीम ने महिला के बयान दर्ज किए। 30 वर्षीय महिला विनोद का पीहर भानीपुरा क्षेत्र का गांव शिमला है। महिला विनोद सुथार ने पुलिस को बताया कि उसका विवाह वर्ष 2013 में खांसोली निवासी व्यक्ति के साथ सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार हुआ था। विवाह के बाद उसके 2 पुत्र हुए। महिला का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही उसके वैवाहिक जीवन में तनाव शुरू हो गया। पति शराब के नशे में आए दिन मारपीट करता था तथा दहेज की मांग को लेकर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था। कई बार परिजनों और समाज के लोगों ने समझाइश कर दोनों पक्षों के बीच समझौते कराने का प्रयास भी किया, लेकिन हालात नहीं बदले। महिला का कहना है कि लगातार बढ़ती प्रताड़ना के कारण उसका जीवन नारकीय हो गया था। करीब 7 माह पहले कथित रूप से मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया गया। इसके बाद से पति ने न तो उसका और न ही बच्चों का भरण पोषण किया। महिला के अनुसार बच्चों की शिक्षा और पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी उस पर आ गई, जबकि पति ने कोई सहयोग नहीं किया। महिला ने बताया कि इसी दौरान उसकी पहचान सरदार शहर क्षेत्र के मेहरी निवासी 39 वर्षीय हेमराज से हुई। दोनों परिवारों की पहले से जान पहचान होने के कारण बातचीत शुरू हुई। महिला का कहना है कि जब वह कठिन दौर से गुजर रही थी, तब हेमराज ने उसका और उसके बच्चों का सहयोग किया। समय के साथ दोनों के बीच विश्वास बढ़ा और मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो गए। महिला का दावा है कि हेमराज उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई और देखभाल में भी सहयोग कर रहा है। इसी कारण उसने अपनी स्वतंत्र इच्छा और परिवार की सहमति से हेमराज के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने का निर्णय लिया है। विनोद ने आरोप लगाया कि उसके इस निर्णय के बाद पति, ससुराल पक्ष और कुछ अन्य लोग उसे लगातार धमकियां दे रहे हैं। उसने ये भी आरोप लगाया कि उसका स्त्री धन, गहने और अन्य सामान आज तक वापस नहीं दिया गया। महिला ने आशंका जताई कि उसे, उसके बच्चों और हेमराज को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। यही कारण है कि उसने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा उपलब्ध कराने तथा मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हमारी आपसे बसायो को नहीं देते, कोई आगे बताए रिश्तेदार में जी साहब मैं मेरे मन जी कर रही हूँ क्योंकि गुस्सा कर मेरे बच्चा ने रिलेशनशिप में पहले मार पीट बच्चा ने मैंने करता दारू पी के खतरे घंटी से मेरे गाँव में गाँव से रही बच्चा को पालन पोषण दारू पी लेता, मार लेता, मेरे कुछ गलती को घर से निकाल देता, सामान कुछ ले आके कौन देता, गहनों जो को बेच दियो, धंधे डुबाई तंगदाई जो वो बेच दिए, कुछ कौन दे रहे नहीं, कोई जमीन को बच्चा को मेरे हक दे रहे पटता क्या तो जाने कौन दे। 3 साल का बच्चा, एक 8 साल काम लकड़ी और करता रहा, 3 साल में बिल्कुल ही कौन आम जानकारी तो जानकारी भी मैंने जानो कहीं बताया मेरे भाई और बोले नाका में जाएंगे सागर में आप गया में वो बसावे कौन लास्ट में फिर मैं एक बस में जानकारी यहाँ पर तो मैं लुगाने ले गया जगह ऐसे फोन करो को तार पर मुकदम होगी पाला थाना है जता बच्चा नाम दे रहे नानी के पास ये दे रहे कतेरे को और बच्चा को और खतरे की घंटी या कट्टे भी निकलेगा तो बाहर जाओगा तो कट्टे भी मिलोगा तो। मुहर्रम से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नई सड़क सहित इलाके की छतों पर ड्रोन से किया गया निरीक्षण। चूरू शहर में मुहर्रम पर्व पर सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मुहर्रम से पहले बुधवार शाम 6 बजे करीब पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने नई सड़क, सुभाष चौक, मुमताज हॉस्पिटल के पास, रेलवे स्टेशन, भरतिया रोड, सफेद घंटाघर, गढ़ चौराहा, जैन मार्केट, आलोक सिनेमा सहित विभिन्न इलाकों में ड्रोन से घरों की छतों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान घरों की छतों की ड्रोन से जांच की गई। इस दौरान एसडीएम धीरज झाझड़िया, डीएसपी गजेंद्र सिंह, तहसीलदार अशोक गोरा, कोतवाली सीआई सुखराम चोटिया के साथ पुलिस व प्रशासनिक टीम ने ताजिया व अखाड़ा निकाले जाने वाले इलाकों का निरीक्षण किया। एसडीएम व डीएसपी ने रूट और संवेदनशील पॉइंट को चिन्हित कर जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने पूरे इलाके का जायजा लेने और संवेदनशील जगहों पर जवानों की तैनाती करने का आदेश दिया। इसके अलावा झूलते बिजली के तार, सफाई व्यवस्था को लेकर भी निर्देश दिए गए। डीएसपी गजेंद्र सिंह ने बताया कि मुहर्रम को लेकर एसपी निश्चय प्रसाद एम के सुपरविजन में 2 एएसपी, 1 डीएसपी, 3 इंस्पेक्टर, 7 सब इंस्पेक्टर, एएसआई सहित पुलिस कर्मियों का जाब्ता लगाया गया है। हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर से भी
अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया जाएगा। मुहर्रम के दौरान 2 ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी इलाके में किसी तरह की कोई गड़बड़ी सामने आने पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे से पैनी नजर रखी जाएगी। सोशल मीडिया पर भी प्रशासन द्वारा निगरानी रखी जा रही है ताकि कोई असामाजिक तत्व भ्रामक और आपत्तिजनक संदेश ना फैला सके। उन्होंने कहा कि चूरू के सौहार्द को बिगाड़ने वाले किसी भी प्रतिक्रिया को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्त का व्हाट्सएप हैक कर ठगे 48,000 रुपये। कोतवाली थाना की साइबर सेल की तत्परता से पूरी राशि हुई रिफंड। चूरू शहर के वार्ड संख्या 29 स्थित राम मंदिर के पीछे रहने वाले एक युवक के साथ व्हाट्सएप हैकिंग के जरिए 48,000 रुपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया। हालांकि कोतवाली थाना की साइबर सेल की त्वरित कार्रवाई से पीड़ित को उसकी पूरी राशि वापस मिल गई। बुधवार शाम 7 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार साइबर ठगों ने युवक के एक दोस्त का व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर लिया। इसके बाद हैकरों ने उस अकाउंट से युवक को संदेश भेजकर रुपए की तत्काल आवश्यकता होने की बात कही। मित्र की परेशानी समझकर युवक ने बताए गए बैंक खाते में 48,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। बाद में वास्तविक दोस्त से बातचीत होने पर उसे ठगी का एहसास हुआ। पीड़ित ने शिकायत दर्ज करवाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली थाना के साइबर सेल में कार्यरत सुनील कुमार ने तत्काल तकनीकी जांच शुरू की तथा संबंधित बैंक खाते को होल्ड करवाने की कार्रवाई की। साइबर सेल की सतर्कता के कारण ठगी की राशि खाते में सुरक्षित रोक ली गई। इसके बाद नियमानुसार कोर्ट के आदेश प्राप्त होने पर बैंकिंग प्रक्रिया पूरी कर पीड़ित युवक के खाते में पूरे 48,000 रुपये रिफंड करवा दिए गए। कोतवाली पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी परिचित के नाम से रुपए मांगने का संदेश मिलने पर पहले फ़ोन पर सत्यापन जरूर करें तथा साइबर ठगी होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 या नज़दीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाएं। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। चूरू जिले के 1624 श्रद्धालु करेंगे तीर्थ दर्शन। चूरू जिले में राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत साल 2026 में आयोजित होने वाली तीर्थ यात्राओं के लिए चयन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा के निर्देशन में बुधवार को DOIT VC सभागार में जिला स्तरीय समिति द्वारा मुख्य प्रतीक्षारत और अतिरिक्त प्रतीक्षारत आवेदकों के चयन हेतु लॉटरी निकाली गई। शाम 6 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार योजना के तहत जिले से प्राप्त आवेदनों में से निर्धारित कोटे के अनुसार कुल 1624 वरिष्ठ नागरिकों का चयन किया गया है। इनमें 1477 यात्री रेल मार्ग से तथा 177 यात्री हवाई मार्ग से विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक स्थलों की यात्रा करेंगे। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्वेता कोचर ने कहा कि राज्य सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानपूर्वक तीर्थ दर्शन का अवसर प्रदान कर रही है। इससे न केवल धार्मिक आस्था को बल मिलता है बल्कि सामाजिक सहभागिता और आत्मिक संतोष की भावना भी प्रबल होती है। उन्होंने बताया कि जिले से कुल 2556 आवेदन प्राप्त हुए थे। देवस्थान विभाग द्वारा निर्धारित कोटे के अनुरूप पारदर्शी और कंप्यूटरीकृत लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से यात्रियों का चयन किया गया। बिसाऊ क्षेत्र में चलती बाइक पर सांड गिरा, गंभीर घायल किसान को लाया गया चूरू अस्पताल। चूरू के निकटवर्ती बिसाऊ क्षेत्र में सड़क हादसे में खेत जा रहा किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। अचानक एक सांड चलती बाइक पर आ गिरा जिससे बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में किसान के सिर और आंख के पास गंभीर चोटें आई। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद चूरू के राजकीय भर्तिया अस्पताल लाया गया जहां उसका उपचार जारी है। अस्पताल चौकी पुलिस से बुधवार दोपहर 2 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार पुरिया बिसाऊ निवासी 45 वर्षीय ओमकरण अपनी पत्नी कविता और बेटी डिम्पल के साथ बाइक पर खेत जा रहे थे। जब वे खीरदरसर बस स्टैंड के पास पहुंचे तभी अचानक एक सांड उनकी चलती बाइक पर आ गिरा। अप्रत्याशित घटना से बाइक का संतुलन बिगड़ गया और ओमकरण गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि हादसे में उनकी पत्नी और बेटी के कोई चोट नहीं आई। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायल किसान को निजी वाहन से बिसाऊ के राजकीय अस्पताल पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया लेकिन सिर और आंख के पास गंभीर चोट होने के कारण बेहतर इलाज के लिए उन्हें चूरू के अस्पताल रेफर कर दिया गया। राजकीय भर्ती अस्पताल में भर्ती ओमकरण का उपचार जारी है। चिकित्सकों के अनुसार उनकी हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है।